अपर कास्ट स्टूडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मसलन हमारे पास उदाहरण है रोहित वेमुला का, जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था और उन्होंने आत्महत्या की। उस आत्महत्या को सांस्थानिक हत्या कहा गया। पायल तड़वी का, फिर दर्शन सोलंकी का हमारे सामने केस आया। ये तीनों ही वंचित तबकों से आते थे, दलित बहुजन समुदाय से आते थे। एक जो बातचीत होनी थी कि SC ST के अलावा OBC को भी रिजर्वेशन दिया जाए, कि 1947 में देश की आज़ादी के समय ही, उससे पहले कांग्रेस बात करती थी लैंड रिफॉर्म की, कि हम सबको जमीन देंगे। OBC का जो मंडल कमीशन लगा, उससे पहले उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था। वो वादा जो किया था 47 में, उस वादा को पूरा आप नहीं कर पाए, उसको धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। वो अब तक हो जाना चाहिए था। भारत के संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी जनसंघ के खिलाफ नहीं लाना पड़ा था नेहरू को, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट। जी मोहन गोपाल साफ साफ अपने उस 2 मिनट की वीडियो में कहते हैं, ये जो वैसे तो देश की कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट, वो लोगों की कोर्ट है, पीपल्स कोर्ट है, लेकिन अभी वो ओलिगार्की की कोर्ट बन चुकी है। कि अभी के सुप्रीम कोर्ट में उन जजों में करीब 45 से 48% एक ही कास्ट के जज हैं। नमस्कार, मैं संदीप यादव। ये जो पॉडकास्ट है वो UGC रेगुलेशन 2026, इक्विटी रेगुलेशन 2026 में जो बवाल चल रहा है, खास करके जो भारत की अगड़ी जातियों का तबका है, उसने 13 जनवरी 2026 को जब ये रेगुलेशन लागू हुआ तो उनके कुछ मुट्ठी भर लोगों ने विरोध किया जगह जगह। फिर उसके बाद उसकी कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद उसकी पहली हियरिंग में ही उस जज ने, अभी आजकल वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो कि खुद इस जजमेंट में शामिल थे कि इस इक्विटी रेगुलेशन को लागू किया जाना चाहिए, उन्होंने ही स्टे लगा दिया। और उसके बाद से जब स्टे लगा, OBC SC ST के संगठन, माइनॉरिटीज़ के भी संगठन, क्योंकि धर्म के आधार पर भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात है, सारे संगठन एक साथ आ गए और वो भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इसको लागू किया जाए और जो तथाकथित अपर कास्ट स्टूडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। तो दुरुपयोग की बात पर खास करके जो समर्थन में तबका है, वो ये कह रहा है कि भारत में तो तमाम कानून है और हर कानून का दुरुपयोग होता है। जैसे डावरी एक्ट ले लीजिए या फिर कोई भी एक्ट, क्योंकि जब कानून आया तो उसका कुछ लोगों ने मिसयूज किया, तो क्या मिसयूज हुआ तो उसके आधार पर या उसकी वजह से उसको लागू नहीं किया जाएगा। ये सब वो मामले हैं, तर्क कई तरह के आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भारत के विश्वविद्यालयों में, बताता चलूँ कि भारत में 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 1178 से ज़्यादा प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। करीब 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। और इसमें ये भी बताता चलूँ कि जो 1178 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 680-90 के आसपास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बाकी जो 480 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इधर बीच पिछले 20 सालों में ही बढ़ी हैं या आई हैं अस्तित्व में। अब जैसे मैं ये भी आंकड़ा देता चलूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ भारत सरकार उसको फंड करती है, वहाँ ग्रेजुएशन की 1 साल की फ़ी 8,000 रुपये है। इसी दिल्ली के बॉर्डर पे अशोका यूनिवर्सिटी है, जो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे है, या टेक्निकली वो शायद हरियाणा में आती है, उसकी 1 साल की फ़ी 8 लाख रुपए ग्रेजुएशन की, BA के कोर्स की, BA की, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बाकी कोर्सेज की डिफर हो सकती है। तो आप DU से 24,000 में कोर्स करते हो और अशोका से 30 लाख में, 24 लाख तो उसकी फी है, बहुत सारी चीजें जोड़ते हुए वो 30 लाख चली जाती है। तो सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत में इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितने गरीबों के पक्ष में हैं या नहीं है। कुल मिला के मैं आंकड़े साफ कर दूं कि 1178 यूनिवर्सिटीज़ में, इन यूनिवर्सिटीज़ में करीब भारत के 4 करोड़ 30 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख के आसपास सवर्ण जातियों के बच्चे हैं
और उसके बाद 1,62,00,000 के आसपास ओबीसी बच्चे हैं। उसके बाद एससी 62 लाख हैं और एसटी करीब करीब 26 लाख हैं। बताता चलूं कि ओबीसी रिजर्वेशन में मुस्लिम तबका भी शामिल है। तो कुल मिला के ओबीसी की जो मंडल कमीशन था उसने आबादी बताई थी 52%। बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें उनकी आबादी निकल के आई 63%, माने 63%। तो ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे ओबीसी जो मुस्लिम तबका भी जो उसमें शामिल है उसको जोड़ दिया जाए तो वो 60% के आसपास बढ़ती है। और हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो केवल 28% है। याद रखिए 12वीं पास करने के बाद बच्चा जब जितने बच्चे पास करते हैं उसके केवल 28 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं। इस देश में 45,000 प्राइवेट पूरे कॉलेजेस हैं जिसमें 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, करीब करीब 18,000 के आसपास, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उन प्राइवेट कॉलेजेस के 90% जो ओनर्स हैं वो अगड़ी जातियों से आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कानून है उसको ओबीसी, एससी, एसटी और तबका ये कह रहा है कि एक सेफगार्ड है और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इस निर्णय को एक्चुअली रोहित वेमुला ने 16 जनवरी 2017 को आत्महत्या की थी। कई अब तक ढेर सारे ओबीसी, एससी, एसटी बच्चों ने आत्महत्या की है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। उसमें पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, अनिल मीणा, तमाम नाम है, ऐसे बहुत नाम है जिनको आप खोजते जाइए आपको मिलता जाएगा। और पायल तड़वी का जो मामला है वो तो बहुत ही मतलब डिस्टर्ब करने वाला है, रोहित वेमुला का भी है। तो कुल मिला के ये एक सच्चाई थी। भारत सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि 5 सालों में 118% तक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ चुका था। और ये संसदीय समिति बनी, 30 मेंबर्स थे, उसमें ज्यादातर सवर्ण जातियों के थे। उन्होंने रेकमेंड किया कि ओबीसी को भी इंक्लूड किया जाए और बच्चों के न्याय के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रेगुलेशन में सारी चीजें स्पष्ट हैं। 10 मेंबर्स की कमेटी होगी जो उस संस्थान का मतलब वाइस चांसलर होगा, अगर कॉलेज का है तो प्राचार्य होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो या इंस्टीट्यूशन है तो डायरेक्टर होगा, वो पदेन अध्यक्ष होगा। उसके बाद मेंबर्स होंगे, एक महिला होगी, एक दिव्यांग होंगे, फिर उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी तबकों का रिप्रेजेंटेशन होगा और एक कर्मचारी भी होगा। कुल मिला के 10 लोगों की इस कमेटी तय करेगी कि बच्चे के साथ कहीं कोई भेदभाव हुआ है तो फिर अगर संस्था उसको रोकने में नाकाम रही तो संस्था पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन फाइन के साथ साथ कानूनी भी होगा, अदालत का भी हो सकता है। तो कुल मिला के उसमें एमिकस क्यूरी के अपॉइंटमेंट की भी बात की गई है कि बच्चा सक्षम नहीं है तो न्याय मित्र स्थापित करेगा, वो संस्थान देगा, उसका खर्च भी संस्थान देगा। इस तरह से ये बिल वंचित समुदाय के बच्चों के सेफगार्ड के लिए या बच्चों के कहीं से वो डिस्करेज ना हो उसके लिए एक बहुत ही बेहतर बिल लगता है। ऐसा ओबीसी, एससी, एसटी जो एजिटेट कर रहा है उनका कहना है। और उधर दूसरा तबका कहता है कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो दुरुपयोग वाला तर्क कितना मतलब सही है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं और मेरे साथ हैं जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, मयंक यादव पेशे से वकील हैं और छात्र नेता भी हैं और इन्होंने तमाम तरह के जो सामाजिक मसले हैं, तमाम तरह के जो एनएफएस का मामला रहा है उन कई मामलों में कोर्ट गए, वहाँ से जस्टिस भी इन्होंने मैंने एक तरह से पाया, मैंने उन तबकों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े। जैसे मामला था टाटा इंस्टीट्यूट नहीं, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, हो सकता है मैं नाम थोड़ा गलत भी ले रहा हूँ, अभी मैं करेक्ट कर देंगे मुझे। वहाँ के डायरेक्टर थे बद्री नारायण, उन्होंने कई ओबीसी की सीटों का एनएफएस किया था, उस मामले में कोर्ट गए थे मयंक, वहाँ से जस्टिस भी इंश्योर किया इन्होंने। अभी उन्हीं बद्री नारायण को, जो ये सरकार बातें तो कहती है कि वो वंचित तबकों को रिप्रेजेंटेशन देती है, उनको पूरा मतलब इवॉल्वमेंट का मौका देती है, लेकिन उसी बद्री नारायण को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में उन्होंने डायरेक्टर बनाया है या वाइस चांसलर बनाया है, जो भी वहाँ पद है उनका। बहरहाल मयंक, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे साथी जो हैं साहिल जी हैं, वो जर्नलिस्ट हैं और तमाम सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। पिछले 10 से 15 सालों से लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आपका भी स्वागत है साहिल जी। पहला मेरा सवाल है कि ये जो मयंक से है कि ये जो पूरा रेगुलेशन है इसमें क्या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं? पहले मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। 2012 में से एक रेगुलेशन लागू है इस तरह का। हालांकि उस रेगुलेशन के बावजूद जो दलित और पिछड़े और आदिवासी छात्र छात्राएं हैं
यूनिवर्सिटीज़ में इवन प्रोफेसर्स भी, उनके साथ में भेदभाव की घटनाएं रुक नहीं रही। मसलन हमारे पास उदाहरण है रोहित वेमुला का, जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था 2016 में, 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी थे और उन्होंने आत्महत्या की, उस आत्महत्या को सांस्थानिक हत्या कहा गया इन तबकों द्वारा। रोहित की जो आत्महत्या से पहले जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, वो सुसाइड नोट ऐतिहासिक है। हमारे जैसे लोगों को उसको ड्राइंग रूम में फ्रेम करके लगाना चाहिए, अपने ऑफिस में फ्रेम करके लगाना चाहिए। उसकी लाइनें तो इतनी प्रभावी लाइनें हैं। वो रोहित लिखते हैं अपने जाने से पहले कि ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही एक हादसा था, मेरा जन्म ही एक हादसा था। उनकी जो अल्टीमेट आइडेंटिटी थी वहीं तक उनको लिमिट कर दिया गया। उसके बाद पायल तड़वी का केस हमारे सामने आया, फिर दर्शन सोलंकी का हमारे सामने केस आया। ये 3 मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, डेटा बड़ा है। ये तीनों ही वंचित तबकों से आते थे, दलित बहुजन समुदाय से आते थे। कहने का मतलब है कि ये जो रेगुलेशंस थी नाकाफी थी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, इसीलिए घटनाएं होती थी। डेटा इसको सब्सटेंशिएट करता है इसको। इन घटनाओं के बाद रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला और पायल तड़वी की माँ, इन दोनों माताओं ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की, रिट बनी जुबान में। उस PIL में UGC ने सबमिशन दिया कि हम इस पे एक रेगुलेशन फ्रेम कर रहे हैं, और उस पूरे इस चीज़ को समावेशी बनाते हुए ये जो नई रेगुलेशंस हैं, ये रेगुलेशंस आई थी। वो बना ड्राफ्ट पहले कर दी थी, लेकिन नोटिफाई अभी रिसेंटली 13 तारीख को हुई, 13 जनवरी। और उन रेगुलेशन के आते ही देश भर में एक मीडिया द्वारा एक बवाल क्रिएट कर दिया। मैंने मीडिया द्वारा क्यों कह रहा हूँ, उसको मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे ये रेगुलेशंस ठीक थी या काफ़ी थी, तो मेरा जवाब है सीधा ना। वो क्यों है वो मैं डिटेल में जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ये रेगुलेशंस पुअरली ड्राफ्टेड हैं, नाकाफी थे, लेकिन ये एक कदम था, एक पॉजिटिव एक स्टेप कह सकते हैं, फॉरवर्ड था, जो इन तबकों से आने वाले लोगों से के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए उठाया गया था। उसमें चेंजेस हो सकते थे, सुधार किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह का हल्ला मीडिया द्वारा खड़ा किया गया वैसा उसमें कुछ भी नहीं। 4 लोगों ने, अगर मैं कहना चाहूँ कि 4 लोगों से कहने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी संख्या में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, कोई ब्रेड की दुकान बंद नहीं हुई थी, कोई अंडे का ठेला लगना बंद नहीं हुआ था। दुकानें और भारत बंद की बातें तो लफाजी। और उसके बाद मीडिया ने उसको इस तरह से दिखाया गया कि जैसे देश भर में पूरा देश चलना मुश्किल हो चुका है, देश बंद हो चुका है, पूरे दंगे भड़क चुके हैं, हिंसा हो चुकी है, इस तरह का माहौल दिखाया गया। जबकि इस पूरे देश का जो बहुसंख्यक समुदाय है, इवन जो बहुसंख्यक के अलावा भी जो तबका है, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो मीडिया ने कह के उसको इस तरह का पूरा प्रोपोगेट किया। सिर्फ मीडिया नहीं, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पूरा इंटेलिजेंसिया, आरोप लग रहा है, सब एक खेमे में खड़े दिखाई दिए, और ये पूरा एक परसेप्शन चल रहा था। चित्रा त्रिपाठी ने तो पूरा थंबनेल चलाया, ब्राह्मण ठाकुर आगे, बड़ा शर्मनाक है। मीडिया के कुछ एथिक्स होते हैं, उन एथिक्स का जो बेसिक भी जिसने पढ़ा हुआ होगा, बड़ा ही शर्मनाक था। वो पूरा इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे देश भर में बवाल हुआ है। 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई इन रेगुलेशंस के खिलाफ में, और पहली ही सुनवाई पे इन रेगुलेशंस को स्टे कर दिया गया। और स्टे करने के साथ में जो ओरल रिमार्क्स कोर्ट ने दिए वो बड़े ही कंसर्निंग है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, और तमाम हमारे जैसे और लोगों के लिए भी। उस पर भी हम आएंगे। गौरतलब है कि जिस समय ये सुनवाई चल रही थी, जो रिकॉर्ड पे हम देखते हैं ऑर्डर में, और वैसे भी भारत सरकार के जो तरफ से जो पक्ष रख रहे थे, सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कोई सबमिशन नहीं, इस अपने ही रेगुलेशन को डिफेंड करने के लिए कोई उनका सबमिशन नहीं था, कोई प्रयास नजर नहीं आया, और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। इसका मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो चाहती थी वही हुआ। सरकार चाहती ही नहीं थी इम्प्लीमेंट हो, इसीलिए ये पूरा बवाल जैसा क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया। बिल्कुल। जैसा कि हमारे साथी मयंक जी ने कहा कि सरकार की नीयत नहीं थी, मंशा नहीं थी। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेसिकली ये तो कोर्ट की वजह से
संसदीय समिति बनाई गई और उसकी रिपोर्ट को लागू किया गया रेगुलेशन के रूप में विश्वविद्यालयों में। तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको रुकवाने में सरकार का अप्रत्यक्ष रोल दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप लग रहे हैं सरकार पे और जो विरोध हो रहा है सवर्ण तबके से, वो बड़ा निराधार सा लगता है। वो कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो जाएगा। तो किसी कानून का दुरुपयोग, इसके लिए उस कानून को आप लगने नहीं दोगे। पहली बात तो ये, जैसे विश्वविद्यालयों में वीमेन सेल बनाई जाती हो हर तबके से आने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए, या फिर ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन देने की बात हो या पढ़ाई में रिजर्वेशन देने की बात हो, और आप कहो कि नहीं लगना चाहिए ये, इसमें हमको भी शामिल किया जाए, कितना तर्कसंगत लगता है। इस पे जरा अपनी राय रखिए साहिल जी। संदीप जी, ऐसा है कि जब भी हम कानून की बात करते हैं और जब कभी भी कानून के कॉन्सेप्ट पे बात होती है तो कानून बनाया ही जाता है किसी सुरक्षा के लिए, किसी सेफ गार्ड के लिए। तो इसकी ज़रूरत क्यों हुई? या फिर अगर इससे और पीछे जाएंगे आप, तो हिंदुस्तान में जब तारीखी बात हो रही थी आज़ादी के बाद और काका कालेलकर आयोग जब अपने अस्तित्व में आया था, तो तब से लेकर 90 तक एक जो बातचीत होनी थी कि SC ST के अलावा OBC को भी रिजर्वेशन दिया जाए, तो संस्तुतियाँ तो उसमें भी थी, मैं भी जानते हैं। उसमें भी काका कालेलकर ने ये कहा था कि ये भी जो कमज़ोर लोग हैं उनको वहाँ पे कवच दिया जाए, सुरक्षा सेफ गार्ड दिया जाए। हालांकि उसके बाद 90 का दौर क्या रहा और 90 के दौर में कितने बड़े नेता निकल करके आए। अभी जो हम 26 में बात कर रहे हैं, पहले 2 तरह की चीज़ें होती थी, एक मैन्युफैक्चर कंसेंट और एक मैन्युफैक्चर डिसेंट। तो जो सरकार का जो मुझे समझ में आता है कि जब सरकार ये बिल लेकर के आई और सरकार इसको डिफेंड नहीं कर रही है, आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कानून के मसलों पे जान रहे हैं मैं, तो ये मैन्युफैक्चर डिसेंट का मसला मुझे लगता है कि ये सरकार ने भी ये जो प्रतिरोध पैदा हुआ, विरोध पैदा हुआ, तो विरोध को भी पैदा करने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का एक तबका था और जो दूसरा तबका था जिसने जाकर के कोर्ट में डिफेंड नहीं की। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रहरी हैं जो सोशल मसलों पे बातचीत करते रहते हैं, अगर आप सोशल रिफॉर्मर या फिर उनके पॉलिटिकल क्षत्रप की बात करें, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश सिंह यादव हैं, या रामविलास जी के बेटे हैं चिराग पासवान, या फिर कांग्रेस में लगातार राहुल गांधी तो बात ही करते रहे हैं कि मैं जो कहता हूं फिर वो सदन में मोदी जी लेकर के आते हैं, मैं जो कहता हूं वो सही होता है। इनका कहीं कुछ मसला समझ में नहीं आया। अगर आपको लगता है कि ये उनके कवच के लिए है, ये उनके हितों के लिए है, तो फिर बोलने में हिचक क्यों? मतलब दोनों चीज़ आप ही खाएंगे, गुड़ भी खाएंगे आप और गुलगुल्ला भी आप खाएंगे। तो ये जो प्रेजेंट करेंट सिनारियो है पॉलिटिकल पेरिफेरी की, 90 आप देखते हैं, 26 देखते हैं, समाज कैसे अपने आप को रिबिल्ड करता है, उससे फाइन और रिफाइंड वर्जन आगे लेकर के जाता है। क्या आपको लगता है कि जो लोग जिस समाज से, जिस समुदाय से, जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं और उसमें वो उर्वरक नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो क्या जनता वोट करेगी? आप पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं कि जो वोटों की टैली है, फिर रिप्रेजेंटेशन का मसला हो, SC ST का जो एक उनका जो एक कैटेगरी है जिसमें वो जितनी सीटें जीत के आते हैं, क्या उसके अनुपात में OBC के जो लोग हैं, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से मिल रहा है? या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन मिला तो क्या उनकी वकालत उसी तरह से की जा रही है? तो ये जो शून्य है, ये जो वैक्यूम है कि जो आपके बड़े लीडर लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार अब अपने करियर या राजनीति के हैं सांध्य वेला में, तो ये जितने तमाम बड़े लोग थे जिनसे कहते थे कि हाँ OBC बोलता है तो सिंहासन हिलता है, ये हिंदुस्तान ने ये तारीख भी देखा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे जो राजनीतिक शून्यता दिख रही है या फिर सरेंडर करना तो वो भी दिख रहा है। और ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि जब आपके समुदाय की, आपके वर्ग की बात हो रही है, जिसकी राजनीति की बात आप करते हैं, जिसके लिए आप एक इक्वेशन बनाते हैं, PDA बनाते हैं या फिर और भी अलग अलग चीज़ बनाते हैं, और हालांकि तेजस्वी इससे निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये प्रयोग आपको बहुत सफल होता हुआ नहीं दिखता अगर आप नंबर से ही बात करेंगे। तो ये जो खामोशी है, ये जो चुप्पी है, ये गलत है या सही, आपको तो बोलना पड़ेगा। बीच सड़क पे आएंगे तो हादसे का शिकार आप होंगे। इस हादसे का शिकार नहीं होना है तो
और एक बात और मयंक भाई की बात मैं कह रहा हूँ कि जो मीडिया ने जिस तरह से इसको दिखाया, देखिए मीडिया का जो अपना टेस्ट है और जिस तरह से मीडिया काम करती आई है, मतलब खास करके टीवी मीडिया, तो वो भी बहुत सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन जो जिनके हाथ में, आप समझें कि हिंदुस्तान में मीडिया का जो वर्चस्व जिनके भी हाथ में है, जिनके भी जो भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़ी आबादी के बहुत ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान में जो 70% का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने एक आवाज़ नहीं निकाली। आप सिंबॉलिक चुप्पी का मतलब क्या है? अगर वो बोल दें तो फिर वो चरित्र और चेहरा सब कुछ दूसरा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ है जिसपे समय के जो कटघरे हैं उसमें बहुत सारे लोग छाने जाएंगे, देखे जाएंगे और उसमें फिर पता चलेगा कि कौन लोग इसके प्रो एंड कॉन्स में खड़े। और ठीक है, ये राजनीतिक बात है कि कौन क्या स्टैंड ले रहा है, बिल्कुल, और सब कुछ राजनीतिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो ये स्टैंड लिया जा रहा है, मेरा सवाल जो था वो बेसिक था कि ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, ये कितना जायज़ है? पहली बात, और जो बात उन्होंने कही साहिल जी ने कि वैसे तो अखिलेश जी ने तुरंत ट्वीट किया था कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, यही उसका लब्बो-लुआब था, उसकी जिस्त थी। तो उनका स्टैंड क्लियर है कि हम न्याय के साथ हैं, जो मतलब होगा वो उसके साथ हैं। तो बहरहाल वो सवाल अभी भी खड़ा है मयंक जी कि जो पूछा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, तर्क जो बढ़े जा रहे हैं कि इससे बेसिकली दुरुपयोग होगा और सवर्ण जाति के बच्चों के साथ अन्याय होगा। जो भारत के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IIM हो, चाहे IIT हो, चाहे वो एम्स हो, उसमें पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी, कुछ दिनों पहले तक EPW में ये रिपोर्ट थी, अभी तो तमाम आंकड़े सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, उन्हें लगातार लोग शेयर कर रहे हैं कि IIM में OBC SC ST हैं ही नहीं। और रही बात काका कालेलकर की भी बात साहिल जी ने की, एक्चुअली एक जनरेशन 30 साल की मानी जाती है और काका कालेलकर नहीं लागू हुआ, उसके 3 तर्क थे। काका कालेलकर खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे जो गांधी जी के सहयोगी थे, गांधीयन थे, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में वो और हिंदी में बड़े ही फ्लुएंट थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें 70% उन्होंने महिलाएं कटिंग अक्रॉस कास्ट रिजर्वेशन रिकमेंड किया था, वो लागू नहीं हुआ। 3 तर्क दिया गया उस समय के जो गृह मंत्री थे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक ढंग से डेटा नहीं कलेक्ट किया गया है, इसके लागू करने से जातिवाद बढ़ सकता है, और तीसरा हम लोग पंचवर्षीय योजना ले आए हैं, इससे चीजें बदल जाएंगी, तो इस रिजर्वेशन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात को ध्यान रख के जब 79 में BP मंडल कमीशन बना तो वो बहुत सतर्क थे और उन्होंने 11 जो इंडिकेटर्स थे उस पर आंकड़े इकट्ठा किए। तो मैं कि ये जो तर्क है उस पर मैं आपका जवाब चाहता हूं। और दूसरा, OBC का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बताता चलूं मैं दर्शकों को कि 1947 में देश की आज़ादी के समय ही, उससे पहले कांग्रेस बात करती थी लैंड रिफॉर्म की कि हम सबको जमीन देंगे, और सारा जो मसला है इस देश में वो जमीन से जुड़ा हुआ है, सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर जमीनों का बंटवारा होता, वैसे भी इस देश में जमीनों का जो स्वामित्व था वो गुप्ता पीरियड से पहले सारे राजाओं के पास होता था। गुप्ता पीरियड में कुछ ब्राह्मणों को जमीन दान में दी गई, पूजा पाठ और पुरोहित के काम के लिए। बाद में भी जिन्होंने रूल किया वही उसके स्वामी थे जमीनों के। बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने जमींदार नियुक्त किए और कई तरह की व्यवस्थाएं थी। तो बहरहाल वो नहीं हुआ। उस समय OBC महासभा हुआ करती थी 47 में, जिसमें राम लखन चंदापुरी जो बिहार से आते थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये सब OBC के नेता थे। ये मांग कर रहे थे कि हमारा इंक्लूजन हो और हमारे साथ न्याय सुनिश्चित हो। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 जोड़ा था। उसके बाद ये नहीं हुआ, नुकसान हुआ। 90 में लागू होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में 2009 में लागू होता है, और 1.5 जनरेशन का नुकसान हुआ OBC का, जिसकी वजह से पूरा देश अभी भी 3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो पूरा ओवरऑल OBC एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम में हर्डल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस उसका ना होना। तो ये 2-3 सवाल मैं आपसे चाहता हूँ, मैं पहले जवाब चाहता हूँ। पहला आपका जो सवाल है उससे मैं इससे शुरू करता हूँ। पहला आपका सवाल है दुरुपयोग वाली बात। ये कोर्ट में ये तो ऑर्डर में भी है, और जो रिमार्क्स थे उसमें रिमार्क्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कही गई। पहला एक है कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या हम बढ़ पाएंगे इससे, इस रेगुलेशन को आने के बाद में, क्या नहीं। और दूसरा एक चीज़ है कि इन रेगुलेशंस
का दुरुपयोग होने की संभावना है या पोटेंशियल है, इस तरह से आप समझ लीजिए, या इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान में जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ऐसा मुझे आप एक लॉ बता दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, या मैं मसलन उदाहरण दे देता हूँ, 498A बड़ा उसका एक आरोप लगते रहे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था उसके दहेज ऊपर, हाँ। तो बड़ा ही उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो वेपन बन गया, लॉ में समझता हूँ। उसका कन्विक्शन रेट है करीबन 13% का। 13%, बिल्कुल 13% का मात्र कन्विक्शन रेट है। बाकी मामले पेंडिंग बहुत जाते हैं, वो अलग चीज है। क्या उसे खत्म कर देंगे? खत्म कर देना चाहिए, नहीं कर सकते। पौश है, पौश का दुरुपयोग होता है, क्या खत्म कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते। कोई भी कानून जब लाया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस को टैकल करने के लिए कोई कानून लेके आया है। जूरिस्प्रूडेंस में तमाम तरह की चीजें हैं, वो थ्योरीज में मैं नहीं जाऊंगा, पनिशमेंट की थ्योरीज हैं, क्यों क्या क्या कुछ है, लेकिन क्या वो सर्कमस्टांसेस खत्म हो चुके हैं या नहीं, ये पहला टेस्ट। सीधा जवाब है कि नहीं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद हो चुके हैं? नहीं बंद हुए, इसलिए आप कानून नहीं खत्म कर सकते। हाँ, उसमें कुछ सेफगार्ड लगा सकते हैं, और जो कोर्ट्स अपने अपने टाइम पे करते हैं। यही काम SC/ST एक्ट के बारे में कहा जाता है। SC/ST एक्ट, अगर आप SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, किस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है? और उसको डाइल्यूट करने के लिए 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर उसके बाद भारत बंद हुआ। भारत बंद होने के बाद में गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और वो सब जानते हैं, रिवाइव हुआ। क्या SC/ST के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो चुका है? नहीं बंद हो चुका। 2012 की रिपोर्ट है सफदरजंग मेडिकल कॉलेज की, 2015 की एम्स में अंदर होता है। मैं दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने के पैनल ने रिकमेंड किया एक सुसाइड केस में एम्स के अंदर 2015 के बाद। मालूम है, वो लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था, मीणा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अनिल मीणा, शशि मवार। हाँ। एक मीणा बच्चे ने भी की थी, और FIR दर्ज हुई। क्या डिस्क्रिमिनेशन बंद हो चुका है? नहीं बंद हुआ। ये ऑर्डर मेरी समझ में, इसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में कहते हैं पावर्स। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डर लीगली सस्टेनेबल है या ऐसा ऑर्डर पास होना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था 47 से लेके जो आपने चीजें पूछी, जो नुकसान हुआ है 90, क्योंकि बताता चलूं मैं आपको, OBC का जो मंडल कमीशन लगा, उससे पहले उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था। अभी भी क्रीमी लेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से वो 23% ही भरा है ओवरऑल। मैं इसी पे आ रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, उसके बाद से ही आप देखेंगे तो लैंड एक कमोडिटी हुई, और तब से ही जमीन पूरा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर, एक केंद्र रहा पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन का। चाहे वो गांधी गए हो नील सत्याग्रह के लिए, चंपारण गए हो, या आगे की और भी चीजें, पूरा हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है उस बारे में। 47 में आजादी के बाद में जो हिंदुस्तानी आवाम थी, और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हिंदुस्तान के संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया भारत के संविधान के रूप। इसमें कहा गया कि हम आपको ये राइट्स देंगे, ये आपके अधिकार होंगे, इस तरह से इनको आपको पूरा किया जाएगा, अधिकारों का उपचार कैसे होगा, फला फला फला। उसी में लैंड भी इंक्लूडेड था, लिबर्टी भी इंक्लूडेड थी, लाइफ भी इंक्लूडेड थी, और तमाम वो इक्वलिटी का चार्टर आप पढ़ सकते हैं। तो जब भी कोई कहता है कि आरक्षण या इस तरह के जो भी कोई प्रतिबंध बनाए जाते हैं, इस तरह के जो प्रावधान बनाए जाते हैं वंचित तबकों के लिए, तो जब एक डिबेट शुरू हो जाती है कि जैसा कोई चैरिटी हो रही है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। बिल्कुल, कई सारे लोग कहते हैं कि हमारा सुपीरियर जीन है। अरे भाई, मनुष्य क्या जीन है? रैदास ने बहुत पहले कहा ये सब कि भाई इसको खत्म करो। जो व्यक्ति जिसमें वाकई कोई गुण नहीं है, उसकी पूजा बंद करिए, और जिसमें गुण है, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो, किसी भी तथाकथित बनाई हुई वर्ण व्यवस्था में, हायरार्की में नीचे ही पैदा हुआ हो, उसकी पूजा करिए। वंचित तबकों के साथ में जो भी इस तरह की वेलफेयर की जो स्कीम लाई जाती है, या आरक्षण के फॉर्म में हो, या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, वो कोई चैरिटी नहीं है। वो वादा जो किया था 47 में, उस वादा को पूरा आप नहीं कर पाए, उसको धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है। वो अब तक हो जाना चाहिए था। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, मैंने लॉ पढ़ाया है कि भारत के संविधान लागू होने के बाद में, भारत के संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी जनसंघ के खिलाफ नहीं लाना पड़ा था नेहरू को।
किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लाना पड़ा था, किसी पार्टी का दबाव नहीं था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक आंकड़ा है, जो एक वीडियो है इनफैक्ट 2 मिनट का, प्रोफेसर जी मोहन गोपाल का, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के वाइस चांसलर रहे हैं, जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं। जी मोहन गोपाल साफ साफ अपने उस 2 मिनट के वीडियो में कहते हैं कि ये जो, वैसे तो देश की कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट, वो लोगों की कोर्ट है, पीपल्स कोर्ट है, लेकिन अभी वो ओलिगार्की की कोर्ट बन चुकी है। ओलिगार्की माने कुलीन तंत्र, कुछ लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी के सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सुप्रीम कोर्ट में, दर्शकों को बताना नहीं है कि कितने जज होते हैं, लेकिन उन जजों में करीब 45 से 48% एक ही कास्ट के जज हैं। ये आंकड़ा सोशल मीडिया पे तैर रहा। तो क्या ये कितना, अगर कास्ट है तो ये जो उसकी नेटवर्किंग है वो कितना उसको प्रभावित करती है। बहरहाल जी मोहन गोपाल सर साफ साफ आगे कहते हैं कि आज तक जो भारत की आज़ादी से बाद सुप्रीम कोर्ट में एक भी यादव जज नहीं हुआ, जो नॉर्थ इंडिया की ओबीसी की एक बड़ी जाति है आबादी के हिसाब से। वैसे ही केरला की इरवा जाति है, जो वहाँ आबादी में 14% है, जो अभी केरल के, बताता चलूँ मैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, वो भी इरवा जाति से आते हैं। जाति भारत में एक सच्चाई है, और अगर उस एंगल से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी कितनी है, ये जी मोहन गोपाल के उस 2 मिनट के वीडियो में साफ साफ पता चलता है। मेरा जो सवाल था, मैं कमेंट तो बाद में लूंगा मैम से, लेकिन साहिल जी से मेरा सवाल था कि पायल तड़वी महाराष्ट्र के खानदेश से आती थी। खानदेश में कई जिले हैं, नंदुरबार है, जलगांव है, धुलिया है, धुले एक ही है। इन जिलों में से, खानदेश से आती थी पायल तड़वी। एमबीबीएस कर लिया था, आदिवासी समाज से थी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बहुत आदिवासी आबादी है। एमबीबीएस करने के बाद वो अपना पीजी कर रही थी गायनी में, और उनकी रैगिंग की गई और इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सोचिए, एक ह्यूमन रिसोर्स को बनाने के लिए बचपन से उसको तराशना पड़ता है। आदिवासी समाज में पहले से ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की कमी है, खास करके डॉक्टर्स की बड़ी जरूरत है। उसमें पायल तड़वी जैसी एक प्रतिभा का आत्महत्या कर लेने से पूरे भारत का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो पीड़ा, उनके माता पिता की वो पीड़ा को एक बार आप महसूस करके देखिए। और 3 लड़कियां जिन्होंने उनका उत्पीड़न किया था, उनके सरनेम को भी पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी स्टोरी की, महत्वपूर्ण स्टोरी, लेकिन वो सरनेम पढ़ने पर इस बिल का विरोध करने वालों का भी पता चलता है और समर्थन करने वालों का भी पता चलता है। तो साहिल जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो बच्चे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, अपनी पहली जनरेशन के लोग हैं, ज़्यादातर, मैंने आपसे बताया कि 90 से पहले 5% नौकरियों में थे ओबीसी के लोग, अभी भी 23% हैं। ज़्यादातर उनका रिप्रेजेंटेशन डी कैटेगरी की नौकरियों में है, सी में है। अभी भी वो वाइस चांसलर 46 में से केवल 5 हैं, और ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। पहले तो 1-1, 2-2 होते थे, 1-1 होते थे, आदिवासी 1 हैं, दलित 1 हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी फिनोमेना को कि लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जबकि लगातार लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं, और उस उत्पीड़न का पूरे समाज पर असर पड़ रहा है और भारत के विकास पर भी असर पड़ रहा है? देखिए संदीप जी, कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदुस्तान की जो समाज है उसकी एक सच्चाई है, और जिसका आपने, जिस नाम का आपने उल्लेख किया पायल तड़वी का, और उनकी जिस तरह से, मतलब उनके दुखद अंत हुआ या उनकी मृत्यु हुई, सुसाइड जो उन्होंने किया, तो हिंदुस्तान में जातियों को लेकर के, और ये लंबे समय से विमर्श रहा है कि जातियों के वर्चस्व से जो दूसरे समाज है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिसको कह रहे हैं, तो हमेशा से हाशिए पे रहा है। और उससे लेकर के जो, जिस पे हम बात कर रहे हैं, यूजीसी एक्ट को, और जिसको स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पर अगर कोई रेमेडीज आई है तो ये बेहतरी के लिए, और सभी को जो न्याय का जो सिद्धांत है कि सभी को उसको रेमेडीज मिलनी चाहिए, उसको उनको उसका सेफगार्ड मिलना चाहिए, और सब साथ बढ़े। एक आज़ाद मुल्क की तो यही पहचान है कि सब साथ बने और सभी को समान अवसर मिले। जिनको अवसर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें लाई गई है, तो ये मेरे ख्याल से ये उनके बेहतरी के लिए। बिल्कुल। अंतिम सवाल मेरा, आप दोनों से अपनी राय रख सकते हैं जल्दी से 2 मिनट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वैसे मेरा वो प्रोफेसर जी मोहन गोपाल वाली जो टिप्पणी पे भी मैं आपकी मतलब आपकी राय जानना चाहूँगा। दूसरी बात जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा कि जातियों के विनाश पर कितना काम हुआ है। मैं बताता चलूँ कि देश के जो सामाजिक सुधारक रहे हैं, चाहे वो 1161 में बसवन्ना थे जो खुद जाति से ब्राह्मण थे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बसवन्ना जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्रोह किया, एक
अछूत लड़के का ब्राह्मण लड़की से शादी कराई। रैदास ने कहा, उन्होंने तो 2 लाइन में दोहा लिखा, बाबा साहब ने किताब लिखी है एनालिसिस ऑफ कास्ट, और अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है। और जैसा कि हमारे प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने साफ साफ कहा कि हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक रिवोल्ट था, ये जो हमारी समाज में तमाम तरह की व्यवस्था से उसके खिलाफ एक रिवोल्ट था। तो मैं इन दोनों बातों को, वैसे भी भारत में इंटरकास्ट मैरिज केवल 5% है, वो भी दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा है, उत्तर में और भी कम। मैं आपके डेटा को और ऐड कर देता हूँ। भारत में अब तक कुल 53 चीफ जस्टिस हुए हैं, उनमें से 20 सिर्फ एक जाति के हैं। ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक जाति 20 एक जाति के हैं, तो देखिए कि ये कितना। 20 सिर्फ एक जाति के हैं, बाकी जितने में लगभग सब फॉर एक्सेप्शन छोड़ के केजी बालाकृष्णन और BR गवई, इनको छोड़ के बाकी सब लगभग अपर कास्ट हैं। लेकिन उनमें भी सिर्फ एक ही जाति के 20। 1980 तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज ओबीसी तबके से नहीं था, दलित तबके से। जो बने, जो KS हेगड़े साहब हुए और एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, वो बाद में उनकी जिन वो कमिटी से आती थी वो बाद में डेजिग्नेट हुई ओबीसी में, लेकिन पहले नहीं थे। पहले जज शेड्यूल कास्ट वो 1980 में। तो आप सोचिए कि आज़ादी के भारत का संविधान लागू होने के 30 वर्ष तक एक नंबर नहीं। केजी बालाकृष्णन पहले थे शायद, केजी बालाकृष्णन वो CJI थे पहले, चीफ जज की बात कर रहे हैं। जज पहले वो नहीं। ओके, 1980 में बने। ओके हाँ ओके। सो ये तो आपका डेटा है। दूसरी बात, भारत में जब भी कोई सामाजिक सुधार लागू होने की कोशिश करी, हमारी सोसाइटी की हम न्यूएंसेस हम लोग जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था यहाँ पे ग्रेडेड इनइक्वालिटी सोसाइटी, बिल्कुल। तो हर तरह के प्रतिरोध सामने मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई बार देखने पर लगता है कि भारत की जो विधायिका है, जो जिनका लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से, वो कई बार ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई देते हैं, कई बार ज्यादा इस तरह के दिखाई दे कि वो कानून बना पा रहे हैं। और उनके कानूनों का बनाए हुए जो भी इस तरह के सामाजिक सुधार के कानून हुए या एक अपलिफ्टमेंट के लिए लाई हुई जो स्कीम्स हुई, उनमें एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ता है। उसका उदाहरण है, मैंने आपको उदाहरण दिया, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो रिजर्वेशन के केसेस हो। जो लैंड रिफॉर्म्स को आप उठा के देख लीजिए, स्टार्टिंग से हुआ, फिर प्राइवेटाइजेशन जब हुआ, प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा जिसका रिसीविंग एंड पे जो तबका है वो यही तबका है, बिल्कुल, उसको अपॉइंट किया गया। फिर 92 में इंदिरा साहनी मंडल कमीशन हो गया, चाहे फिर वो EWS आ गया, ठीक है। तो वो आप एक पूरा पैटर्न देखेंगे, ठीक। तो ये लड़ाई बड़ी है, और इस लड़ाई को मतलब ये कोई ऐसा एक दिन का रेवोल्यूशन नहीं है। आप सोचेंगे कि एक दिन में समाज बदल जाएगा, समाज जड़ है, धीरे धीरे बदलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जुडिशरी में डाइवर्सिटी आना बहुत जरूरी है। हर जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, हर पिलर में डाइवर्सिटी। मीडिया और जुडिशरी तो खास तौर से आना चाहिए। मीडिया, लेजिस्लेटर में भी हमारे यहाँ जो विधायिका है उसमें तथाकथित जो 15% अपर कास्ट है, उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 43% है। क्रिस्टोफ जेफरलो लगातार लिखते रहते हैं, वो कह रहे हैं 43% है। तो ओबीसी 60% आबादी है, उनके पार्लियामेंटेरियंस 20% है, चूंकि उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। SC और ST प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड है। लेकिन जैसा साहिल जी ने कहा कि ये जो वंचित तबके के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं उनकी, वो उस तरह की फोर्सफुली अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो ये वो दिक्कतें हैं जो मैंने एट प्रेजेंट हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही हैं। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि पूरी दुनिया में अफर्मेटिव एक्शन, जैसा अभी हमारे साथी मयंक ने कहा कि कोई चैरिटी नहीं है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन माने रिजर्वेशन, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे मलेशिया, वैसे लंबी लिस्ट है देशों की। उन सभी ने अपने गैर बराबरी को खत्म करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये टर्मिनोलॉजी है, अफर्मेटिव एक्शंस की पॉलिसीज को अपनाया और वो देश आगे बढ़ पाए हैं। अगर अमेरिका आज एक सुपर पावर है, अगर रूस भी एक सुपर पावर में गिना जा रहा है, इकोनॉमी बहुत मजबूत नहीं है लेकिन बहुत बड़ी फोर्स है वो, तो उसने भी कहीं ना कहीं अपने निकोलस जार के खिलाफ एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन किया। चाइना ने भी अपनी जो तमाम वो वन पार्टी स्टेट हो, लेकिन उसने भी अपने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत काम किए। चाइना में जो गरीबी की परिभाषा है वो बहुत माने उस परिभाषा में बहुत कम लोग गरीब बचे हैं।
तो आज का जो हमारा डिस्कशन था उसको मैं अब वाइंड अप करता हूँ। उसमें आज बड़ी अच्छी बातचीत हुई कुमार साहिल जी से, हमारे युवा साथी मयंक से, जो इस पूरे मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे जब तक ये मामला यूजीसी रेगुलेशन का चलता रहेगा, क्योंकि समाज में कई सारे लोग इसको समाज को बांटने का एक अभियान भी कर रहे हैं। कई सारे लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो दोनों तबकों को सामने खड़ा करके अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए काम कर रही है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संदीप यादव।